हेलो व्यूअर्स, मैं नए पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। नए राजा और उनके राज। यह कक्षा 7वीं इतिहास एनसीईआरटी से लिया गया है। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। नए राजवंशों का उदय। पाठ के शुरुआत में ही इसके बारे में बताया गया है। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। 700 से 1750 के बीच में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले और उसमें 7वीं शताब्दी के बाद नए राजवंश देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है राष्ट्रकूट। इनके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। ही फाउंडेड द राष्ट्रकूटा किंगडम। दूसरे नंबर पर गुर्जर प्रतिहार। इनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। तीसरे थे पाल। इनके संस्थापक थे गोपाल। चौथे थे चोल। इनके संस्थापक थे विजयालय। और पांचवें जो प्रमुख राजवंश था वह था चहमांस का या चौहांस का। इनके संस्थापक थे वाकपति राज प्रथम। 700 ईस्वी के आसपास में भारतीय महाद्वीप में यह नए राजवंश आए और इस पाठ में इन्हीं पर चर्चा की गई है। इस मानचित्र में आप उनका क्षेत्र भी देख सकते हैं। जो उत्तरी भारत है उसमें आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार हैं, चहमान हैं। जो पूर्वी भारत है, ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पालाज हैं। और जो दक्षिण भारत है उसमें आप देख सकते हैं जो दक्कन का पठार है उसमें राष्ट्रकूट हैं। और दक्षिण में देखेंगे तो चोल, चेर और पांड्य हैं। यह मानचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एग्जाम में आता है। सामंत और स्वतंत्रता। इस पाठ में सामंतों के बारे में बताया गया है। यह प्रारंभ में बड़े जमींदार और योद्धा थे जिनको राजाओं ने अपना अधीनस्थ स्वीकार किया। इन्हीं अधीनस्थों को, इन्हीं सबऑर्डिनेट्स को सामंत कहा जाता था। ये बड़े लैंडलॉर्ड या वॉरियर चीफ्स थे जिनको सामंत कहा जाता था। तो प्रारंभ में जो राजा थे, जैसे राष्ट्रकूट हैं या चहमान हैं, ये किसी बड़े राजा के अधीन थे, उनके सामंत थे। बाद में यह लोग स्वयं ताकतवर हो गए और इन्होंने शक्ति और धन का संचय किया, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, सेना बढ़ाई और स्वयं को उन्होंने बड़े बड़े उपाधियों से विभूषित किया, जैसे महासामंत, महामंडलेश्वर। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इस तरह से वह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए। दक्कन में राष्ट्रकूट। दक्कन की एक बड़ी शक्ति के रूप में राष्ट्रकूट बनकर के उभरे और यह प्रारंभ में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। यह उनके सामंत थे। लेकिन दंतीदुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य में अपने इस नए राज्य की स्थापना की और आपने देखा इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तार लिए हुए था और चोल राज्य तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। हिरण्यगर्भ यज्ञ। यह अनुष्ठान वह लोग करते थे जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे। और जब यह अनुष्ठान करवाया जाता था तो इसके पूरा होने के बाद यह माना जाता था कि जो व्यक्ति यह अनुष्ठान करवा रहा है वह क्षत्रिय के रूप में जन्म ले रहा है। सो दिस हिरण्यगर्भा, this ritual was performed with the help of brahmanas and it was thought to lead to the rebirth of sacrificer as kshatriya even if he was not one by birth। तो अक्सर राजा इस यज्ञ को करवाते थे, इस अनुष्ठान को करवाते थे जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे।
ये राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाया गया, राष्ट्रकूट राजाओं के समय में निर्मित यह एलोरा की गुफा है। और इसमें देखिए विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया, नरसिंह के रूप में। उनका जो नीचे का धड़ है, जो हाफ पोर्शन आप देख सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स का है, और जो उनका ऊपर का हिस्सा है वह सिंह का है। तो आप लॉयन मैन कह सकते हैं। ये राष्ट्रकूट राजाओं के समय निर्मित है। राजा और उपाधियां, किंग्स एंड देयर टाइटल्स। इस दौरान, इस समय राजा बड़े बड़े भारी भरकम उपाधियां अपनाते थे या धारण करते थे, जैसे महाराजा अधिराज। इसका अर्थ है महान राजा या राजाओं का भी राजा, किंग्स ऑफ द किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका अर्थ है तीनों भुवन यानी तीनों संसार का स्वामी, जल थल और आकाश तीनों का। राजस्व का स्रोत, जो भी राजा थे जिन्होंने अपना शासन स्थापित किया, उनको राजस्व की जरूरत थी, धन की जरूरत थी। तो अक्सर वह किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों, कारीगरों से उनकी उपज का एक हिस्सा ले लेते थे। जैसे 100 किलो अनाज हुआ तो उसमें से 20 किलो अनाज, 30 किलो अनाज, यानी उसका एक हिस्सा, एक पार्ट वह ले लेते थे। जैसे किसी ने 10 टोकरी बनाई तो उसकी 2 टोकरी ले लेंगे। किसी कुम्हार ने 100 घड़े बनाए तो उसके 20 घड़े या 10 घड़े ले लेंगे। इस तरह से वह उसके प्रोड्यूस का एक पोर्शन, एक पार्ट ले लेते थे, एंड दैट वाज नोन एज द रेवेन्यू, या उसे राजस्व कहा जाता था। अब इस राजस्व का उपयोग कैसे करते थे? तो राजाओं का जो प्रमुख कार्य था कि जो उसकी व्यवस्था चल रही है उसका वित्त पोषण करना, टू फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट। जितने उसने सैनिक रखे थे या और जो कर्मचारी थे उनको वेतन देना, टू गिव देम सैलरी। इसके अलावा जब धन बच जाता था तो मंदिरों और किलों का निर्माण कराने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती थी, टू फाइट वॉर्स, टू एक्सपेंड द टेरिटरी। जो उनका क्षेत्र था उसको बढ़ाने के लिए वह इस राजस्व का उपयोग, इस रेवेन्यू का उपयोग करते थे। प्रशासन, इस समय प्रशासन चलाने के लिए विशेषकर राजस्व की वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते थे, ऑफिसर्स की नियुक्ति करते थे, स्पेशली दोज हु बिलोंग टू इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड ऑफन देयर पोजीशन वर हेरिडिटरी। और अधिकांशतः जो प्रभावशाली परिवार थे उन्हें ही दी जाती थी, और यह वंशानुगत होता था। वंशानुगत का अर्थ है कि अगर पिता को है तो उसके बाद उसके पुत्र को, फिर उस पुत्र के बाद उसके पुत्र को। इस व्यवस्था को वंशानुगत व्यवस्था या हेरिडिटरी सिस्टम कहा जाता था। सेना में भी ऐसे होता था। कई बार राजा के जो निकट संबंधी होते थे इन ओहदों पर होते थे, इन पोजीशंस पर होते थे। राजा अपने क्लोज रिलेटिव्स को ही सेना की जिम्मेदारी देता था, जिससे कि सेना पर उसका सीधा नियंत्रण बना रहे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। इस पाठ्य पुस्तक में प्रशस्ति का वर्णन है। प्रशस्ति का मतलब है इन द प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में लिखा गया कोई लेख, उसे प्रशस्ति कहते हैं। आपने 6th स्टैंडर्ड में प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, जो समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने उसके लिए लिखा था। इसी प्रकार से ऐहोल प्रशस्ति है, जो पुलकेशिन के राजकवि रवि कीर्ति ने लिखा। इसी प्रकार से अन्य कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा में ऐसे बहुत सारे लेख लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ऐसी ही एक पुस्तक का नाम है रास तरंगिणी, जो कल्हड़ ने लिखी है, और उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है।
ऐसी एक और कृति है किताब उल हिंद, अल बेरूनी ने अरबी में लिखी है, जिसमें भारत के विषय में जानकारी दी गई है। उस समय ब्राह्मणों को जमीनें दान में दी जाती थी, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। ऐसी जमीनों को जो ब्राह्मणों को दी जाती थी और उस पर कर नहीं लिया जाता था, उस पर राजस्व नहीं लिया जाता था, ऐसी भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। और यह इसलिए दिया जाता था राजाओं द्वारा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनको मिलता रहे और कृषि का विस्तार हो। कई उद्देश्य थे ब्रह्मदेय देने के, उसमें से प्रमुख था ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहे और जिससे प्रजा में उनका वर्चस्व बना रहे। त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके किसके बीच में हुआ। तो इसमें 3 पार्टियां इन्वॉल्व थी, 3 राजवंश इसमें थे, जिसमें पहले गुर्जर प्रतिहार, दूसरे राष्ट्रकूट और तीसरा बंगाल के पाल थे। और इनका युद्ध कन्नौज की भूमि के लिए था। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था, वह उसकी राजधानी थी, तो यह उसको नियंत्रण उस पर स्थापित करना चाहते थे। वह चाहते थे कन्नौज उनका हिस्सा हो जाए। तो तीनों ही, जो गुर्जर प्रतिहार पश्चिम में शासन कर रहे थे, पाल पूर्व में शासन कर रहे थे और राष्ट्रकूट दक्षिण में थे, तो ये चाहते थे कि हम इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लें। और इनमें लगभग 300 वर्षों तक युद्ध होता रहा और नतीजा कि युद्ध के अंत में गुर्जर प्रतिहार विजयी होते हैं। अंततः उनके हाथ में कन्नौज आता है। प्रारंभ में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, लेकिन इस युद्ध के कारण तीनों की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और इसका फायदा विदेशी लोग उठाते हैं और विदेशी आक्रमण सफल हो जाता है और तीनों शक्तियां इस विदेशी आक्रमण को संभाल पाने में असमर्थ हो जाती हैं और पहली बार विदेशी शासन के अधीन जो पश्चिमी हिस्सा है, जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है, वह उनके हाथों में चला जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी, यह गजनी के सुल्तान थे, इसीलिए इनके नाम के आगे गजनवी लगता है। इन्होंने 997 से 1030 तक शासन किया और इन्होंने अपने शासन का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया और यह लगभग हर साल भारत पर आक्रमण करते थे और उनका एकमात्र उद्देश्य होता था जो भारत के मंदिर हैं उन पर आक्रमण करना और यहाँ से बहुत बड़ा हिस्सा धन का लूट करके और अपनी राजधानी ले जाना जो गजनी था और उसको वैभवशाली बनाना। जब वह बार बार इस पर आक्रमण कर रहे थे तो वह भारत के विषय में जानने के लिए बहुत इच्छुक थे, तो उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध विद्वान अल बिरुनी को, जो अक्सर उनके साथ यहाँ आता था, उसको यह जिम्मेदारी सौंपी और उसने किताब उल हिंद लिखी। उसकी जो पुस्तक है, उसकी जो कृति है, वह भारत के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह पुस्तक लिखने से पहले उसने यहाँ के विद्वानों से भी परामर्श लिया था, उनसे भी संपर्क किया था, उनसे भी यहाँ के विषय में बहुत कुछ जानकारी हासिल की थी। महमूद गजनवी को 17 बार भारत पर आक्रमण जो है करने का साक्ष्य प्राप्त होता है और ही वॉज मोस्ट ड्रीडेड। जो अंतिम आक्रमण था वह सोमनाथ मंदिर पर था, उसमें बहुत सारा धन वह ले जा रहा था। उस पर यहाँ के जो जाट राजा थे उन्होंने उस पर आक्रमण करके उसका कुछ हिस्सा उन्होंने लूट लिया था और उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने फिर दोबारा से आक्रमण नहीं किया। वो 17वीं और आखिरी बार था। सुल्तान मोहम्मद गोरी, यह भी एक अफगान शासक थे और इनका जो चहमान शासक थे या चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 बार युद्ध हुआ और तराइन में वह युद्ध हुआ। जो पहला तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया,
लेकिन जो दूसरा तराइन युद्ध था 1192 में, 1192 में, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की या तुर्की वंश की नींव रखी। तो इस तरह से भारत में इस्लामिक शासन, इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हुआ 1192 में। हालांकि मोहम्मद गोरी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे, उनकी भी मृत्यु हो जाती। उनके बाद उनका ही एक गुलाम यहाँ पर शासन संचालित करता है। यह जो युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में चंदर बरदाई ने लिखा हुआ है। वह पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। He was court poet of the पृथ्वीराज चौहान and he has given the details of this battle. जब तराई का दूसरा युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो मोहम्मद गोरी उनको ले करके अपने साथ चला जाता है, क्योंकि इन्होंने इनको पहले युद्ध में इनको जान से नहीं मारा था। तो अपने यहाँ ले जाते हैं और पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई लिखते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तीर चलाने में बहुत ही निपुण थे। वह शब्द भेदी बाण चलाते थे, आंखों पे पट्टी बांध करके भी वो चला सकते थे। तो उसमें उन्होंने कथा में वर्णन किया कि किस प्रकार वह तारीफ करते हैं चंद बरदाई सुल्तान मोहम्मद गोरी के सामने कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही काबिल हैं, और उसी की परख करने के लिए कि क्या सचमुच में आंख में पट्टी बांध करके कोई तीर चला सकता है। तो मोहम्मद गोरी उस पुस्तक के अनुसार कि वह देखने के लिए जाता है, और तब चंद बरदाई उनकी इसी कला का प्रदर्शन करते समय सुल्तान मोहम्मद गोरी के बारे में, उसकी वो कहाँ पर बैठा हुआ है उसके बारे में बता देते हैं, और पृथ्वीराज चौहान तीर से उनको मार देता है। ऐसा उस पुस्तक में वर्णित है, लेकिन इतिहास में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जिसको हम प्रमाणित कर सकें। और कहते हैं इसके बाद दोनों पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों मारे जाते हैं। यह ऐसी कथा इस पुस्तक में दी हुई है। दक्षिण में चोलाज इन द साउथ इंडिया। इनके जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वह विजयालय थे और वह उरैयूर से चोलों के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने मुट्टरियार से कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर तंजावुर शहर का निर्माण कराया। इस वंश के दो महत्वपूर्ण प्रतापी राजा थे, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। बच्चों इसको इंग्लिश में फर्स्ट बोलेंगे। तो राजराज प्रथम ये 985 ईस्वी में राजा बने और सबसे शक्तिशाली थे, और इन्होंने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण और विस्तार किया। इसके बाद राजेंद्र प्रथम, इन्होंने गंगा घाटी पर दक्षिण भारत से इन्होंने उत्तर भारत में आक्रमण किया, और साथ में दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने वहाँ भी आक्रमण किया और उसकी एक जल सेना बनाई। और गंगा घाटी में या गंगा के जो राजा थे उन पर आक्रमण करने के कारण इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया। तो उस समय जो वहाँ के शासक थे, पाल वंशी शासक थे, उनको इन्होंने हराया और इन्होंने उपाधि धारण की गंगई कोंडवन, यानी गंगा के राजा को हराने वाला। और उन्होंने इसी के नाम पर अपने यहाँ पर एक नगर की स्थापना की, गंगई कोंड चोलपुरम। बच्चों को समय तक यह राजधानी भी थी, और वहाँ उन्होंने एक जलाशय का निर्माण भी कराया, जिसमें गंगा का पानी ले जा करके घड़ों में उन्होंने उस जलाशय में उस पानी को रखा। तो यह बहुत ही ताकतवर थे, और सर्वप्रथम कह सकते हैं जल सेना का इन्होंने निर्माण किया, नेवी का निर्माण किया। और चोल शासकों ने लगभग 50 से 100 वर्षों तक श्रीलंका पर शासन किया। वहाँ पर उन्होंने अनुराधापुर में अपनी दूसरी राजधानी बनाई हुई थी। इस तरह से लंबे समय तक चोल शासकों ने इस दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया। देख सकते हैं चोल साम्राज्य का विस्तार।
यह उड़ीसा तक, जहाँ कलिंग है उड़ीसा तक, और उत्तर में इधर देखिए महाराष्ट्र के पास तक फैला हुआ है। उरैयूर और गंगईकोंड चोलपुरम आप देख सकते हैं, कांची, इनकी राजधानी शिफ्ट होती रही, बदलती रही, कभी तंजावुर, कभी उरैयूर, कभी गंगईकोंड चोलपुरम, लगातार निरंतर परिवर्तित होती रही। मंदिरों का महत्व। चोल राजाओं ने बहुत ही सुंदर भव्य मंदिरों का निर्माण कराया है, और मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र, बस्तियों के केंद्र और तरह तरह के अन्य कार्यों को करने वाले लोगों के केंद्र थे। इस तरह से कह सकते हैं कि यह सिर्फ आर्थिक और सामाजिक ही नहीं, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। यानी पूजा पाठ के अलावा, धार्मिक केंद्रों के अलावा यह और भी कार्य करते थे। शिक्षा के लिए यही मंदिरों के पास ही व्यवस्था होती थी, और तरह तरह के शिल्पी इन्हीं मंदिरों के आसपास रहते थे। तो अगर हम इनको शॉर्ट में, नटसेल में बोलें तो यह पूजा के केंद्र थे मंदिर, शिल्प के केंद्र थे, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, बस्तियों के केंद्र थे, न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। यह टेक्स्ट बुक में भी प्रश्न है। आप देख सकते हैं यह गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर पुनः एक बार देखिए। यह बहुत ही भव्य मंदिर होते थे और पत्थरों से बनाए गए हैं। ऊपर जो सबसे बड़ा गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो बहुत ही भारी भरकम होता था, और वह एक ही पत्थर से निर्मित होता था। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि उतना बड़ा भारी भरकम पत्थर नीचे से ऊपर कैसे ले जाते होंगे बिना मशीनों की सहायता के। तो यह भी एक विशेषता थी। यह जब पूरा मंदिर बन जाता तो जो ऊपर का गोल गुंबद आपको दिख रहा है, उस हिस्से को रखने के लिए पहले पूरे मंदिर के चारों ओर इसको मिट्टी से भर दिया जाता था, और फिर दूर तक इसमें एक ढलान बनाई जाती थी, और वहां से बैलगाड़ियों के माध्यम से इसको खींच खींच करके यहाँ पर ला करके स्थापित किया जाता था। जब यह स्थापित हो जाता था तब वहां से मिट्टी को हटा दिया जाता था, क्योंकि उस समय क्रेन नहीं थी, और अगर इसको मिट्टी से न ढका जाए तो इतना बड़ा भारी भरकम पत्थर वहां तक रखना असंभव था। देखिए, शिल्प उत्पादन में चोल काल के जो कलाकार थे बहुत ही निपुण थे। बीच में नटराज की मूर्ति है, कांसे से निर्मित है। बगल में आप देखिए देवी देवताओं की मूर्तियां, उनके भक्तों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। नटराज शिव का ही एक रूप है। प्रशासन। प्रशासन में देखें तो राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और सबसे ऊपर था। उसके नीचे उसकी मदद करने के लिए बेलाल जाति के धनी किसान थे जो उनकी मदद करते थे। ये जो धनी भूस्वामी थे इनको मूवेंदवेलन या अरैयार कहा जाता था, और पूरे चोल साम्राज्य को मंडलों में विभाजित किया गया था जिसको मंडलम कहा जाता था। आज के समय में अगर हम देखें तो जैसे पूरा देश है हमारा इंडिया, तो उसमें जो स्टेट है वह मंडलम कहे जाएंगे, प्रोविंसेस। तो पूरे राज्य को मंडलों में या मंडलम्स में विभाजित किया था, जिनको हम आज के समय के हिसाब से कहें तो प्रांत कह सकते हैं। उसके बाद इन मंडलों को जिलों के समूहों में बांटा गया था, जिसको वलनाडु कहते हैं। जैसे आजकल के राज्य को हम जिलों में बांटते हैं, तो उस समय इन जिलों के समूहों को, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को वलनाडु कहा जाता था या कोट्टम कहा जाता था। और इनके नीचे जो जिलों के नीचे थे, यानी वलनाडु या कोट्टम, जिनको आज के समय में कमिश्नरी कह सकते हैं, उनके नीचे जिले होते थे जिसमें के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते थे। तो नाडु जिले को नाडु कहा जाता था। इट वॉज कंप्राइजिंग ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस। और उसके नीचे जो ग्राम होता था,
गांव में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। इसी प्रकार जो नगर होते थे उसको नगरम कहा जाता था और इसको व्यापारियों के संघ द्वारा चलाया जाता था। उर में किसानों का संघ होता था, यहाँ या ब्राह्मणों का संघ होता था, और नगर में व्यापारियों का संघ होता था जो उसका प्रशासन चलाता था। यानी आज के समय में जो पंचायती राज व्यवस्था, उस प्रकार की व्यवस्था हमें चोल काल में देखने को मिलती है। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो ग्राम परिषद और नाडु, आप देखिए, ग्राम परिषद गांव के लेवल पर है, विलेज लेवल पर है, और नाडु डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जस्टिस देने का और कर वसूलने का, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, दोनों काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ग्राम परिषद में कौन मेंबर होता था और उनका चुनाव कैसे होता था। उस समय बहुत ही बेहतरीन प्रणाली थी और ऐसा पहली बार देखा गया कि वहाँ पर चुनाव होते थे। यानी पंचायती राज व्यवस्था का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सूत्रपात है या प्रथम साक्ष्य कह सकते हैं, वह हमें चोल काल में ही देखने को मिलता है और चोल राजाओं के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। और वहाँ चुनाव होता था इनका। देखिए चुनाव किस प्रकार होता था। परिषद या सभा, जो परिषद होती थी वह गांव की देखभाल करने के लिए बनाई जाती थी और इसके अलग अलग इसमें समितियां होती थी जो अलग अलग कार्यों को देखती थी। सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचों का, मंदिरों इत्यादि का देखभाल करने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता था। अक्सर यह ब्राह्मण भूमिधारकों द्वारा किया जाता था जिनके पास जमीन ज्यादा होती थी। ये जो समितियां होती थी और जो सभा बनाई जाती थी, इनका चुनाव करने के लिए सबसे पहले एक तालपत्र पर, या कह सकते हैं एक ताड़पत्र पर, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता और सबके नाम लिख दिए जाते थे और उसे मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। फिर एक छोटे लड़के को बुलाया जाता था और उसमें से वह टिकट निकालता था। तो जिसका नाम उस टिकट में होता था वही उस सभा का और समिति का मेंबर बन सकता था। सभा की सदस्यता के लिए कुछ नियम थे जो हमें उत्तर मेरूर नामक स्थान से मिलते हैं। उस उत्तर मेरूर अभिलेख में जो भी लिखा हुआ था वह आपके सामने है। देखिए, पहली जो आवश्यकता थी कि उनके पास भूमि होनी चाहिए और जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य बना है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। और अंतिम में जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते नहीं जमा कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए यह योग्यता होनी चाहिए, यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो टू बिकम मेंबर ऑफ अ सभा according to Uttar Merur inscription, the following qualifications are required. All those who wish to become members of Sabha should be owners of land from which land revenue is collected. They should have their own homes. They should be between 35 and 70 years of age. They should have knowledge of Vedas. They should be well versed in administrative matters and honest. If anyone has been a member of any committee in last 3 years, he cannot become a member of another committee. And the last, anyone who has not submitted his accounts as well as those of his relatives cannot contest the election. तो बच्चों, यह कठोर प्रावधान थे जिसको पूरा करके ही कोई भी सभा का मेंबर बन सकता था। बच्चों, चोल काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। विभिन्न प्रकार की भूमियां थी जो दान में दी जाती थी।
उनका वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है वेलन वगई। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेलन वगई कहा गया। ब्रह्मदेय, जो भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई हो या अनुदान में दी गई हो। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग कहते थे। देवदान या तिरुन मट्टुकनी, वो मंदिरों को उपहार में दी गई हो, ऐसी भूमि को देवदान या तिरुन मट्टुकनी कहा जाता था। और पल्ली छंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को पल्ली छंदम कहा जाता था। जो जैन इंस्टीट्यूशंस थे, जो जैन धर्म के मानने वाले लोग थे, उनको दी गई भूमि को पल्ली छंदम कहा जाता था। टाइप्स ऑफ लैंड: वेलान वगाई, लैंड गिवन टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स or land owned by non-Brahman peasants. Brahmadeya, land gifted to Brahmanas. Shalabho, land for the maintenance of school. Devdana or Tirun Mattukani, land gifted to temples. And then Palichandaram, land donated to Jaina institutions. ताम्रपत्र, बच्चों ये जो राजकीय आदेश होते थे वह ताम्रपत्रों पर, यानी तांबे की छोटी छोटी जो शीट्स होती थी, पतली शीट्स होती, उस पर लिखा जाता था। आप इसमें ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर कुछ पतली पतली शीट्स हैं और उनके साथ में एक अंगूठी जैसी मुहर जैसी दिख रही है। तो यह ताम्रपत्रों का एक सेट है जो संस्कृत में और आंशिक रूप से तमिल में लिखा गया है। प्लेटों के साथ एक अंगूठी शाही मुहर के साथ सुरक्षित है, जिससे हमें पता चलता है कि यह भूमि किसको दान में दी गई थी। सिंचाई के तरीके, बच्चों किसी भी राज्य का आधार उस समय कृषि थी, तो चोलों ने भी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह सूखा क्षेत्र है, इसीलिए कुएं, वेल्स, विशाल सरोवर, जलाशय जिनको टैंक कहा जाता था, और नहरें, कैनल्स बनवाई। इसके अलावा नदियों के ऊपर, नदियों के पानी को भी मोड़ करके उन्होंने कृषि की सिंचाई हेतु उपयोग किया। आप देख सकते हैं एक जल द्वार है, इसमें दो पत्थर आपको दिख रहे हैं, पत्थर के खंभे, इसमें बीच में लकड़ी जो है लगा दी जाती थी जिससे पानी खेतों की तरफ जाए। इसी लकड़ियों के द्वारा ही पानी को नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सींचे जाते थे। तो यह देखिए आज भी यह सुरक्षित बचा हुआ है। हालांकि उधर से जो नहर बनी है वो दिखाई नहीं पड़ रही, दोनों तरफ पानी दिख रहा है, लेकिन बीच में पहले इसको नहरों का रूप दे दिया जाता था और लकड़ियों से पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता था। बच्चों कैसा लगा आपको? अपना सुझाव, सलाह और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए।